बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जीन थेरेपी को स्टार्ट करना है। जीन थेरेपी बेसिकली है क्या, पहले इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले जब भी थेरेपी का वर्ड आएगा तो आप लोगों ने समझना है कि ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि थेरेपी का मीनिंग ट्रीटमेंट है। तो हमने ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ करना है बाय यूजिंग जीन। अब होता क्या है, सबसे पहले जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी करेक्टरिस्टिक है उसको जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। अगर जीन्स नॉर्मल हैं तो करेक्टरिस्टिक भी नॉर्मल होंगी, अगर जीन फॉल्टी है या ख़राब है तो इसका मतलब है वो करेक्टरिस्टिक भी ख़राब हो रही हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई फंक्शन या स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए जीन्स के ख़राब होने की वजह से, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी नॉर्मल काम नहीं करेगी। हम क्या कहेंगे कि इसको जेनेटिक डिसऑर्डर है। लेकिन कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे हैं जो फंक्शन के एतबार से होते हैं, यानी अगर हम नॉर्मल जीन्स को लगा दें सेल के अंदर तो उन जेनेटिक डिसऑर्डर को किसी हद तक ठीक किया जा सकता है। बाज़ जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर के हवाले से होते हैं। स्ट्रक्चर के हवाले से कैसे कि कोई स्ट्रक्चर नहीं बना जीन के ख़राब होने की वजह से, तो उसको किसी हद तक हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जो फंक्शन के एतबार से होते हैं, जो फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वो जीन्स ख़राब हैं और हम उनकी जगह नॉर्मल जीन्स को इंसर्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली उन फंक्शन को किसी तरह ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले कोई भी ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको हम जीन्स के ज़रिए से ठीक करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जीन थेरेपी। तो इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि हमने किसी भी सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करना है ताकि हम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकें। तो यहाँ बीमारी से मुराद जेनेटिक डिसऑर्डर है। अच्छा, प्रिंसिपल क्या है इसमें? वो प्रोसीजर शामिल है जिसमें एक पेशेंट को हेल्दी जीन्स लगाए जाएंगे, यानी नॉर्मल जीन्स लगाए जाएंगे ताकि वो फॉल्टी जीन्स के इफेक्ट को ख़त्म कर सकें। एंड इंक्लूड्स यूज़ ऑफ जीन्स। और फिर हमारे पास जब ये जीन इस्तेमाल होंगे तो काफ़ी सारी इंसान की जो बीमारियां हैं उनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात जहन में रखेंगे कि ये जो जीन थेरेपी है इसमें 100% ट्रीटमेंट नहीं होता। उसकी रीज़न भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन ये है कि कुछ ना होने से कुछ होना हमेशा बेहतर होता है। अच्छा, अब हमने जीन्स को इंसर्ट करना है बॉडी के सेल्स के अंदर। आगे इंसर्शन के हवाले से, इंसर्ट करने के हवाले से आगे दो प्रोसीजर हैं। बाज़ दफ़ा हम टिशू को बॉडी से बाहर निकालते हैं और उसमें नॉर्मल जीन को इंसर्ट करते हैं और टिशू को वापस लगा देते हैं, और बाज़ दफ़ा बॉडी के अंदर ही हम नॉर्मल जीन्स को पहुंचाते हैं। तो यहाँ दो मेथड बन जाएंगे, एक एक्स वीवो जो बॉडी से बाहर इंसर्शन ऑफ जीन होगी, और दूसरा इन विवो जिसमें हम जीन्स को बॉडी के अंदर भेजेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जस्ट एक्स विवो से रिलेटेड है। तो एक्स विवो जीन थेरेपी है क्या? इसमें हमने नॉर्मल जीन्स को सेल में दाखिल करना है, लेकिन दाखिल कैसे करेंगे? जिन टिश्यूज़ के अंदर हमने नॉर्मल जीन को दाखिल करना है उनको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, के सेल्स के अंदर हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर। तो यहाँ जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि पहले फॉल्टी जीन्स था उस शख्स के सेल्स के पास, अब हमने उसमें नॉर्मल जीन लगाना है। लेकिन ये काम होगा आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर होगा, टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक, ताकि हमारा मकसद हमें हासिल हो। हमारा मकसद ज़्यादातर जीन थेरेपी में क्या होता है कि किसी भी बीमारी का इलाज करना जो ख़राब जीन की वजह से हुई हो। और फिर हम क्या करेंगे, उन टिशू को देयर सब्सिक्वेंट, बाद में हम उन टिशू का क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटेशन इनटू द पेशेंट के अंदर दोबारा लगा देंगे। यानी हमने क्या किया, टिशू को बाहर निकाला, उनके अंदर हमने जीन को इंसर्ट किया। जब जीन उन टिशू में इंसर्ट हो गए तो वही टिशू दोबारा ट्रांसप्लांट कर दिए जाएंगे पेशेंट की बॉडी में वापस। प्रोसीजर क्या है, यानी इस डेफिनेशन को 4 स्टेप में हमने डिवाइड किया है। इसके डायग्राम भी आपको नजर आ रही होगी। सबसे पहले हमने टिशू को रिमूव करना है, जैसे आपकी बुक में स्टेम सेल की एग्जांपल दी गई है ब्लड के हवाले से। तो टिशू को रिमूव करना है। फिर हम क्या करेंगे, रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करेंगे उन टिशू में जीन को इंसर्ट करने के लिए। रेट्रोवायरस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो जहन में रखेंगे कि ये जो रेट्रोवायरस है ये नॉन पैथोजेनिक है, ये डिजीज़ काजिंग नहीं है जो ह्यूमन में डिजीज़ काज करेंगे। हम इनको नॉन पैथोजेनिक बनाते हैं कि इनकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा। रेट्रोवायरस चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने बड़ी डिटेल में पढ़ा है, और हमने एक मशहूर रेट्रोवायरस भी पढ़ा था जिसका नाम था HIV, जो एड्स काज करता है। तो जितने भी रेट्रोवायरस होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो DNA है उसको ह्यूमन DNA के साथ जाके अटैच करवाते हैं, ह्यूमन DNA के साथ। और हमारा मकसद ही ये होता है कि हम अपना जो DNA है या जीन्स है उसको हमने ह्यूमन सेल्स के DNA के साथ जाके अटैच करवाना है।
तो बजाते खुद हम ये काम नहीं करते, बल्कि हम ये काम रेट्रोवायरस से लेते हैं। हम क्या करते हैं, रेट्रोवायरस का जो डीएनए उसको रिकॉम्बिनेट बनाते हैं। रिकॉम्बिनेट का क्या मतलब होगा कि एक तो रेट्रोवायरस का अपना डीएनए होगा जो उसकी अपनी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा होगा, तो दूसरा हमारे पास हम उसके साथ अपना रिक्वायर्ड जो जीन है वो लगा देते हैं। और हमने डिस्कस किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है कि कोई भी ऐसा डीएनए जो दो सोर्सेज से इकट्ठा हो तो वो हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ रेट्रोवायरस का अपना डीएनए और जो इंसान का जो नॉर्मल जीन उसके साथ जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए, तो उसको दोनों को अटैच कर दिया गया। तो हमने क्या किया कि रेट्रोवायरस को सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट बनाया, उसके बाद फिर इसको हमने उन टिश्यू को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये ह्यूमन जीनोम के अंदर यानी इंसान के जो डीएनए है या इंसान के जो जीन्स है उसमें नॉर्मल जीन को वो इंसर्ट कर देगा, और बाद में जब वो टिश्यू में नॉर्मल जीन चला जाएगा तो बाद में ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड टिश्यूज़ हैं इनको दोबारा पेशेंट में लगा दिया जाए। यानी टिश्यू को रिमूव करना, रेट्रोवायरस के साथ उनको इन्फेक्ट करना, लेकिन रेट्रोवायरस को पहले हमने रिकॉम्बिनेंट बनाना है, उसके साथ अपना नॉर्मल जीन अटैच करना है। बाद में ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है रेट्रोवायरस के अंदर, ये ह्यूमन जीनोम यानी ह्यूमन डीएनए या ह्यूमन जीन्स के अंदर ये नॉर्मल जीन को इंसर्ट कर देगा, और बाद में ये जो टिश्यू है जिनको हमने इन्फेक्टेड करवाया है रेट्रोवायरस के साथ उसको पेशेंट में अब नॉर्मल जीन चला गया है, अब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। आपकी बुक में दो एग्जांपल दी गई है। एक हमारे पास है SCID। एब्रीवेशन क्या है, सवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जस्ट लाइक एड्स। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एड्स पढ़ा है कि फर्स्ट ईयर में जो एड्स पढ़ा था उसमें भी यही था, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो सेंसिटिव हो जाते हैं मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लिए। तो सिंड्रोम का वर्ड आमतौर पे उस कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें कलेक्शन ऑफ डिजीजेज, बहुत सारी बीमारियाँ एक शख्स को लगी हों। ये किसी स्ट्रक्चर के ख़राब होने की वजह से भी हो सकता है, किसी फंक्शन के ख़राब होने, जैसे यहाँ इम्यूनिटी का फंक्शन ख़राब हुआ, इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी आई और उस शख्स को बहुत सारी बीमारी, जाहिर बात हमारी जो इम्यूनिटी है वो बीमारियों से बचाएगी, इम्यूनिटी ना हो तो बीमारियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। तो इस कंडीशन को सिंड्रोम कहा गया है। तो ये आमतौर पे उन बच्चों में होती है जिन बच्चों के पास एक एंजाइम जिसका नाम है एडिनोसिन डी अमाइनेज, ये वाला एंजाइम एब्सेंट होता है। अच्छा, ये एंजाइम एब्सेंट क्यों है? क्योंकि इन बच्चों के पास इस एंजाइम को डिटरमाइन करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए जीन्स नहीं है या ख़राब जीन्स हैं। अब इस एंजाइम का रोल क्या है, ये इम्यूनिटी में क्या रोल प्ले करता है? ये हमारे जो टी सेल्स हैं और बी सेल, आपको पता है ये दोनों सेल इम्यूनिटी के सेल्स हैं, ये इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं, इनकी मेच्योरेशन में इन्वॉल्व है। जाहिर बात है जब टी सेल और बी सेल मेच्योर ही नहीं होंगे, मेच्योर का मतलब यहाँ होता है कि जब वो स्पेशलाइज नहीं होंगे इम्यूनिटी प्रोडक्शन के लिए, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर इम्यूनिटी नहीं होगी और बच्चा क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन उसके सामने आ सकते हैं, उसको लग सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है, तो उसको थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूँ। बोन मैरो स्टेम सेल्स, क्योंकि टी सेल और बी सेल आपको पता है ब्लड के सेल्स हैं और ब्लड हमेशा बोन मैरोज वगैरह के अंदर बन रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, बोन मैरो स्टेम सेल्स लेते हैं, उसको फिर हम रेट्रोवायरस के साथ इन्फेक्ट करवाएंगे और बाद में फिर वो जो स्टेम सेल्स हैं उसमें जब नॉर्मल जीन चला जाएगा तो बाद में फिर उन स्टेम सेल्स को वापस हम बोन मैरो के अंदर लगा देते हैं। अच्छा, बोन मैरो स्टेम सेल्स को प्रेफर क्यों किया जाता है? उसकी वजह ये है, देखो दो किस्म के सेल्स हैं हमारे, एक वो टिश्यूज हैं जहाँ से ब्लड बन रहा है, एक ब्लड के सेल्स हैं। अगर हम ब्लड के सेल्स के अंदर ये इंजाइम्स लगा दें, यानी टी सेल बी सेल जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनमें नॉर्मल, वो तो कुछ अर्से बाद ख़त्म हो जाते हैं। अब जैसे हमारे काफ़ी सारे टी सेल्स जब इन्फेक्शन होता है वो मरना शुरू हो जाते हैं, काफ़ी सारे जो बी सेल्स हैं वो भी जाहिर बात है बन रहे होते हैं और उनकी डेथ हो रही होती है, वो टूट रहे होते हैं। तो अगर हम किसी टी सेल बी सेल्स को लें और उसमें हम लगा दें नॉर्मल जीन्स और कुछ अर्से बाद वो टी सेल बी सेल ख़त्म हो जाए तो हमारी फिर वो मॉडिफिकेशन का फ़ायदा ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वो जगह जहाँ से वो सेल बन रहे हैं उसी सोर्स के अंदर हम नॉर्मल जीन लगा देते हैं, क्योंकि जब स्टेम सेल वो सेल होता है जिससे कोई चीज़ बन रही हो, तो जब हम स्टेम सेल्स के अंदर ये जीन्स लगाएंगे तो उससे बनने वाले सारे सेल्स के अंदर ये जीन्स खुद ब खुद आ जाएंगे,
क्योंकि हमारे पास जब भी स्टेम सेल डिवाइड होते हैं, डिवाइड हमेशा माइटोसिस से होते हैं, और माइटोसिस से जब भी डिवाइड होंगे तो जो जीन स्टेम सेल्स में होंगे वही उनके डॉटर सेल्स के अंदर होंगे। इस वजह से हम स्टेम सेल को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये मुसलसल डिवाइड हो रहे होते हैं और नए सेल बना रहे होते हैं। जो नए सेल होंगे फिर उसमें वही जीन होंगे जो हमने स्टेम सेल में इंसर्ट किए। इसकी सिग्निफिकेंस है कि जब हमने काफ़ी सारे बच्चों को ये प्रोसीजर किया तो उनमें काफ़ी सारा एडीए का हमें राइज नज़र आया, और जाहिर बात है जब एडीए बन जाएगा तो टी सेल बी सेल मेच्योर होना शुरू हो जाएंगे, और जब टी सेल बी सेल मेच्योर होंगे तो ऑटोमेटिकली इम्यून फंक्शन भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो यानी इस प्रोसीजर के बाद काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है पेशेंट के अंदर। लेकिन अगेन हम कहते हैं कि यहाँ सिर्फ बेहतरी आती है, 100% ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि बोन मैरो के कुछ सेल्स लिए जाते हैं। अब हमारे पास बोन मैरो बहुत सारी बोन्स के अंदर है, हमारी जितने भी शॉर्ट बोन्स हैं, चाहे वो रिब्स है, चाहे वो स्टर्नम है, चाहे वो वर्टिब्रीज हैं, तो इनके अंदर बोन मैरोज हैं। अब ये तो नहीं कि हम सारी रिब्स को निकाल के, सारी आप कह सकते हैं स्टर्नम के पोर्शन को निकाल के, सारे वर्टिब्रीज को निकाल के हम बोन मैरो चेंज करें। तो बोन मैरो तो चंद एक प्लेसेस के ऊपर रिप्लेस होता है, तो आप सारी प्लेसेस के ऊपर रिप्लेस नहीं कर सकते। तो एक शख्स उसमें आप समझ लें कि 60-70 जगह प्रोडक्शन हो रही है एडीए की, और एक पेशेंट उसमें 2 या 3 जगह प्रोडक्शन हो रही है एडीए की, तो ऑटोमेटिकली दोनों में तो डिफरेंस होगा ना। तो इस वजह से हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं कि मरीज़ के अंदर बेहतरी आएगी, मरीज़ के अंदर मुकम्मल तौर पे ये जो डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। नाम से जाहिर है, ईमिया का वर्ड जब भी आता है ब्लड, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रोल, तो ब्लड में जब कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। अच्छा, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के बहुत सारे काजेज हो सकते, जैसे खुदा ना खास्ता किसी को, यहाँ तो हम सिर्फ जेनेटिक डिजीज़ की बात करेंगे ना, एक शख्स जिसकी डाइट ठीक तरह से नहीं है तो उसका कोलेस्ट्रोल भी ज़्यादा हो सकते हैं, उसको भी हम हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहेंगे। तो बहरहाल कोलेस्ट्रोल के ज़्यादा होने के बहुत सारे, लेकिन हमने जिस काज को डिस्कस करना है, होता क्या है कि जब ब्लड में कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होता है, सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारा लीवर है, तो लीवर सेल्स के पास एक रिसेप्टर होता है जो सेंसर भी कह लें या सेंसर ऑफ कोलेस्ट्रोल है। जो ही ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होगा तो ये रिसेप्टर क्या करेगा, कोलेस्ट्रोल को लिवर सेल के अंदर जमा करना शुरू कर देगा, तो ब्लड का कोलेस्ट्रोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हमारे ऐसे पेशेंट जिनको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जेनेटिकली है, उनमें क्या होता है, ये जो रिसेप्टर होता है जिसने कोलेस्ट्रोल को डिपॉजिट करवाना है लिवर सेल्स के अंदर, ये थोड़ा सा नहीं होता। थोड़ा सा कह रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसके जीन्स नहीं है इस शख्स के पास जो इस रिसेप्टर को बनाएंगे। तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है क्या, अ कंडीशन दैट डिवेल्प, जो पैदा होगी व्हेन लिवर सेल लैक रिसेप्टर, जिस लिवर सेल के पास एक रिसेप्टर नहीं होगा फॉर द रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रोल, तो ब्लड कोलेस्ट्रोल रिमूव नहीं होगा। तो इसके इफेक्ट क्या होगा कि जो हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल होता है, हमारा जो कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो जाए तो हमारी जो आर्टरीज होती है उनमें ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, और ख़ास तौर पे वो आर्टरीज जो दिल से रिलेटेड है, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, अगर उसमें डिपोजिशन हो जाए तो ना दिल को न्यूट्रिएंट मिलेंगे ना ऑक्सीजन मिलेगी, और दिल के जो सेल हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, या कॉमनली हम उसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल सब्जेक्ट द फैटल हार्ट अटैक एट यंग एज, और ये जाहिर बात है चूँकि बचपन में ही जेनेटिक डिजीज़ शो हो जाती है, तो इस वजह से आम तौर पे बहुत अर्ली एजेस के अंदर ही उनको ये हार्ट अटैक फेस करना पड़ सकते हैं। प्रोसीजर वही होगा कि हमने लीवर के पोर्शन को निकालना है, उसको दोबारा नॉर्मल जीन के साथ इंसर्ट करना है, इंसर्शन में वही रेट्रोवायरस इस्तेमाल होंगे, और बाद में फिर उसी पोर्शन को दोबारा हमने जिसके पास नॉर्मल जीन फॉर रिसेप्टर होंगे उसको दोबारा वापस बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देना है। अगेन चूँकि हम यहाँ सारा लीवर रिप्लेस नहीं कर रहे, छोटा सा पोर्शन रिप्लेस कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ भी 100% ट्रीटमेंट नहीं होगा। हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे इम्प्रूवमेंट आएगी कि ब्लड कोलेस्ट्रोल कम हो रहा है। पेशेंट एक्सपीरियंस लोअरिंग ऑफ सीरम कोलेस्ट्रोल। अच्छा, कभी हम ब्लड कोलेस्ट्रोल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी हम सीरम कोलेस्ट्रोल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लड तो एक आपको पता है कि फ्लूइड है, आगे जो सीरम है इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड के किस हिस्से को सीरम कहा जाता है, ये भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है। ब्लड के 2 बड़े पोर्शन है, एक ब्लड है, एक प्लाज्मा है, और जो प्लाज्मा है वो फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक क्लॉटिंग फैक्टर है और दूसरा, अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लें तो बाकी जो लिक्विड बचेगा वो सीरम कहलाएगा।
यानी प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। तो कोलेस्ट्रॉल की जो मौजूदगी है वो सीरम के अंदर होती है, सीरम के अंदर मौजूद होता है कोलेस्ट्रॉल। तो इस वजह से सीरम कोलेस्ट्रॉल का वर्ड आए या प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का वर्ड आए या ब्लड कोलेस्ट्रॉल का वर्ड आए, सबका मतलब एक ही है। तो बहरहाल इस प्रोसीजर के ज़रिए से हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल को या सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो ये एक्स वीवो जीन थेरेपी की एप्लीकेशंस हैं दो, जो आपकी बुक में लिखी गई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इन वीवो जीन थेरेपी को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।